Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is Hitler's rise to power. हिटलर राइज टू पावर का एक जो फर्स्ट पार्ट है वो हम एक प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था बैकग्राउंड, किसका बैकग्राउंड, हिटलर का बैकग्राउंड के हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, उसका जो बचपन था वो कैसे गुजरा, उसके बाद उसने आर्मी को ज्वाइन किया और आर्मी में वो एक मैसेंजर का काम करता था जहाँ पर उसके लिए उसको अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल्स मिले थे। ऐसे फिर उसने एक पार्टी को ज्वाइन किया, फिर उसने उस पार्टी को रीनेम कर दिया और वो उसकी नाजी पार्टी बन गई। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, लोगों का सपोर्ट गेन करना शुरू किया, लोगों ने धीरे धीरे अपना सपोर्ट उसको देना शुरू किया। उसने अपने आप को धीरे धीरे पावर में लाना शुरू किया। अब जो पॉलिटिक्स थी और पावर थी उसमें वो कैसे उसने अपने पैर रखे, कैसे उसने वहाँ पर अपना कंट्रोल किया, बस वो देखते हैं हम। सो 9th क्लास का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो हिटलर्स राइज टू पावर, कैसे पावर में आया इन 1923। इन 1923 he planned to seize control of Bavaria and march to Berlin and capture power। उसमें प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, बताया था ना कि उसकी एक प्लानिंग थी कि जो पावर है कैसे वो बदला लेगा, जो अलायंस पावर है उनसे वो किस तरह से बदला लेगा, उसके ऊपर जो अंडर कंट्रोल किया हुआ है जर्मनी को तो उनसे किस तरह से बदला लेगा, उसके लिए उसकी एक प्लानिंग थी। प्लानिंग क्या थी? सो 1923 में उसने प्लान किया टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। बवेरिया देखिए, पहले बवेरिया कहाँ पर है, देखिए मैप है और मैप में ये दिखाई दे रहा है आपको बवेरिया। अब क्या इसकी प्लानिंग क्या थी कि पहले वो बवेरिया पर कंट्रोल करेगा और बवेरिया पर कंट्रोल करने के बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो बर्लिन को कैप्चर कर लेगा और इस तरह से वो पावर पर अपना कंट्रोल कर लेगा कि पहले वो बवेरिया पर कंट्रोल करेगा और उसके बाद ही वांट्स टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, कि बर्लिन पूरे यूरोप पर अपना कंट्रोल कर लेगा और इस तरह से क्या होगा कि पावर उसके हाथ में आ जाएगी और वो पावरफुल बन जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो लोगों को अपने साथ लेकर निकल रहा था, किस लिए, बवेरिया पर कब्जा करने के लिए, बवेरिया पर अटैक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कहाँ से, जो बियर हॉल है वहां से निकल रहा था, तभी निकलते ही क्या हुआ कि उसको वहां पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उसको क्या किया, जेल में डाल दिया। और उसकी जो प्लानिंग थी कि वो कैप्चर कर लेगा पावर को अपने कंट्रोल में ले लेगा, वो फेल हो गई। तो उसको जेल में डाल दिया गया, कितने, 5 इयर्स के लिए, लेकिन वहां से उसको सिर्फ 9 मंथ्स में रिलीज कर दिया गया। एंड आफ्टर द रिलीज ही स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर पावर। वहां से रिलीज होने के बाद उसको जेल में क्यों डाला, अरेस्टेड फॉर ट्रीजन, उसको अरेस्ट किया गया और उस पर जो एक्यूट लगाया, उस पर जो चार्ज लगाया वो लगाया ट्रीजन का। ट्रीजन का मतलब क्या, देशद्रोह, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हैं, देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, देशद्रोह का उन पर चार्ज लगाया कि ये यूरोप के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वेमार रिपब्लिक उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन ये क्या उसके अगेंस्ट थे? अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जब अरेस्ट किया जाता था, जब वो फाइट करते थे, लड़ते थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो जब उनको अरेस्ट किया जाता था उन पर भी चार्ज लगाया जाता था, किसका, ट्रीजन का, कि वो देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में वो देशद्रोही थे? हमारे लिए तो वो फ्रीडम फाइटर थे, हमारी अपनी कंट्री के लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, अपनी कंट्री को क्या आज़ाद करवाना चाहते थे, फ्रीडम दिलवाना चाहते थे। तो वैसे ही जो हिटलर थे और उनके जो सपोर्टर थे उन पर चार्ज लगा ट्रीजन का, लेकिन एक्चुअली में वो अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे थे, अपनी कंट्री को तो वो आज़ाद करवाना चाहती थी या फिर अपनी कंट्री को वो एक पावरफुल कंट्री बनाना चाहती थी, पर उन पर चार्ज लगाया ट्रीजन का और उनको जेल में डाल दिया गया। 5 साल के लिए उनकी जेल हुई, बट 9 महीने में ही उनको वहां से रिलीज कर दिया गया। आफ्टर द रिलीज होने के बाद, जेल से रिलीज होने के बाद फिर से उन्होंने ट्राई करना शुरू किया कि पावर को
कैप्चर किया जाए, फिर से स्ट्रगल करना शुरू किया पावर के लिए। एंड ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन था, जब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में क्राइसिस चल रहे थे, जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, जब पॉलिटिक क्राइसिस चल रहे थे, उस टाइम पर जो धीरे धीरे पावर में आना शुरू किया किसने? हिटलर ने। जब यूरोप में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन था बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपोगेंडा एंड प्रोमिसेस विच वाज हिटलर मेड। अब धीरे धीरे उसमें आना शुरू किया, पावर में आना शुरू किया। पावर में कैसे आना शुरू किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना क्यों शुरू किया? बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपोगेंडा, जो उसका जो प्रोपोगेंडा था, उसका जो तरीका था, एंड प्रोमिसेस विच वाज हिटलर मेड, और वो प्रॉमिस जो उसने वहाँ की जर्मनी की जो लोग थे, जर्मनी की जो जनता थी, वहाँ से उन लोगों से जो प्रॉमिस किए थे। प्रॉमिस क्या किए थे? कि जो भी उनके साथ गलत हुआ है उन सबको वो क्या कर देगा? अंडू कर देगा। अपनी जो डिग्निटी लोगों की वहाँ से डिग्निटी चली गई है, उस डिग्निटी को वापस लेकर आएगा। वो जो अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई है उसको वो टीयर अप कर देगा, उसको वापस ले आएगा और अपनी कंट्री को, किसको? जर्मनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी और इसी के चलते उसने क्या किया? 1928 में इलेक्शन में वो खड़ा हुआ और इलेक्शन में, लेकिन 1928 में उसको सिर्फ और सिर्फ 2% और 2.6% वोट्स मिले। कहाँ पर? राइक्सटैग में। जो जर्मनी की पार्लियामेंट थी वहां पर उसको जो सीट्स मिली, वहां पर जो उसको वोट्स मिले, वो सिर्फ और सिर्फ कितने थे? 2.6%। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन हुए इन 1932 में, अब उसका जो प्रोपोगेंडा था, अब जो उसका स्टाइल था वो काम कर रहा था, जो लोगों से उसने प्रॉमिसेस किए थे वो काम कर रहा था। अब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। अब 1932 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वहीं पर उसको राइक्सटैग में 37% वोट्स मिले। देखा, यहां पर सिर्फ उसको 2.6% वोट्स मिले हैं, लेकिन जब दोबारा इलेक्शन हुए 1932 में तो वही वोट 2% से कहां पहुंच गए? 37% में, 37% पर, और 37% वोट्स के साथ ही वो जर्मनी या फिर पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई। कौन? नाजी पार्टी। इसका मतलब कि लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, तभी तो जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा जम कर गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी उसको बना दिया। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या पॉलिसी थी उसकी कि लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहे थे? सो रीजंस फॉर हिटलर्स पॉपुलैरिटी, कि लोगों के बीच में जो हिटलर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था उसका क्या रीज़न था, उसकी वजह क्या थी? तो रीजंस थे, क्या रीजंस थे? नाजी प्रोपोगेंडा। नाजी प्रोपोगेंडा, जो नाजी पार्टी थी उसका प्रोपोगेंडा था, उसका अपना अलग स्टाइल था। प्रोपोगेंडा क्या होता है? कि किसी भी काम को करने का एक तरीका। तो उसका जो प्रोपोगेंडा था, उसका जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो बाकी लोगों से अलग था। एंड promises which was made by Hitler gave him a chance to rise। और वो promises जो उसने जर्मनी में लोगों से किए थे, इन सब चीजों ने उसको एक चांस दिया। किस लिए? राइज अप होने का, पावर में आने का। तो पावर में तो आ गया, पावर में आ गया ना, 37% वोट्स के साथ ही वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी भी बन गया। सो उसके रीजंस क्या थे? न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। पहले से जो घिसी पिटी पॉलिटिक्स चली आ रही थी, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी, उसका जो प्रोपोगेंडा था, हिटलर का जो प्रोपोगेंडा था, उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। एंड यूजिंग रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल फॉर द मोबिलाइजेशन, और वो रिचुअल्स को यूज करता था और स्पेक्टेकल फॉर मास मोबिलाइजेशन। स्पेक्टेकल मतलब कि एक बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेशन, जो उसकी रैलीज निकलती थी, उसकी जो मीटिंग्स होती थी, वो बहुत ज़्यादा शानदार होती थी, क्योंकि वो जो हिटलर था
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके जो रूल रेगुलेशन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, जो रैलीज निकलती थी वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से निकलती थी, जो सैल्यूट मार्च निकलते थे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से निकलते थे। तो लोग खड़े होकर देखते थे कि ये कौन सी पार्टी है जो इतने स्पेक्टिकल तरीके से निकल रही है, इतने शानदार तरीके से निकल रही है, और वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी किसकी तरफ, नाजी पार्टी की तरफ। एंड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स, और जो बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकलती थी, और जो उसकी पब्लिक मीटिंग्स थी, पहले हमने पढ़ा था कि ही वाज अ गुड स्पीकर एंड अ ओरेटर, तो उसका जो बोलने का तरीका था उसी से लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे, उसी से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, लोगों को उससे कनेक्ट कर रही थी। एंड रेड बैनर, स्वास्तिका, नाजी सैल्यूट एंड रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लाइज। तो जो उसकी आर्मी थी या फिर उसकी जो पार्टी थी वो क्या, रेड बैनर, स्वास्तिक रेड कलर से स्वास्तिक बने हुए उनके बैनर्स थे, बहुत अच्छे तरीके से जो नाजी सैल्यूट को किया जाता था, एंड द रिचुअलाइज राउंड द अप्लाइज। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारी चीजें क्या कर रही थी, लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। लोग बोलते थे कि यार ये पार्टी तो बहुत ही शानदार है, यार इस पार्टी के साथ तो ज्वाइन होना ही चाहिए, यही पार्टी ऐसी है जो कुछ कर सकती है, यही पार्टी ऐसी है जो हमारी सारी जो मुश्किलें हैं, जो हम एक मुश्किल सिचुएशन में है, यही पार्टी लगता है कि यही पार्टी हमें उससे निकाल सकती है। तो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड ऑल दिस वाज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज मसीहा एंड सेवियर। और ये सारी चीजें इतने स्किलफुली करता था हिटलर कि लोगों को लगने लगा कि यार बस यही है जो कुछ है, यही बचा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं है, यही हमारा मसीहा बनकर आया, यही हमारा सेवियर है, कि जो भी हम इस मुसीबत में जो मुश्किल हमारे ऊपर आई है यही हमें बचा सकता है। बस कि वो लोगों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया उसने, लोगों के माइंड सेट कर दिए उसने बिल्कुल इस तरीके से कि लोग को लगने लगा कि बस यही बचा सकता है, इस सिचुएशन से यही निकाल सकता है हमें। वो लोगों की मेंटलिटी पर वर्क करता था, उनके दिमाग को पढ़कर काम करता था कि लोग किस तरह से, लोग बिल्कुल उसी के तरीके से सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। तो लोगों को लग रहा था कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता जो उन लोगों को इस सिचुएशन से निकाल सके। और ये जो वेमार रिपब्लिक है ये तो बिल्कुल बेकार है, ये कुछ नहीं करेगी, ये इस सिचुएशन से निकालने के लिए ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए लोगों ने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ये रीजन था कि उसकी जो वोट्स थी 2% से 37% पर पहुंच गई। एंड दिस कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड। क्या था, अब लोगों ने इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया कि हमारी जो डिग्निटी हमसे छीन ली गई है, हमें जो इतना इंसल्ट किया गया है, हमारा जो प्राइड हमसे ले लिया गया है, वो सारी चीजें जो बिल्कुल झकझोर करके रख दी हैं, हिलाकर रख दी हैं, वो सारी चीजें, वो सारी डिग्निटी, प्राइड हमें सिर्फ और सिर्फ हिटलर ही, नाजी पार्टी ही हमें वापस दिलवा सकती है। तो इसीलिए लोगों ने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी कंडीशंस थी, या फिर ये सारे रीजंस थे, किस लिए, कि जो लोगों ने नाजी पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उसका जो तरीका था सब चीजों को करने का वो बिल्कुल अलग था। उसकी पार्टी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था, डिसिप्लिन सबसे ऊपर था, और इसीलिए लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी वो सिचुएशन थी, ये सारी वो चीजें थी जिन्होंने एक प्लेस दिया हिटलर को राइज अप होने का। सो दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, कि जो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, पॉलिटिक क्राइसिस चल रही थी, और सोसाइटी में जो क्राइसिस चल रही थी, इन सब ने एक बैकग्राउंड दिया किसको, हिटलर को बनने के लिए, हिटलर को राइज अप होने के लिए, हिटलर को पावर में आने के लिए। और ये सारी जो चीजें थी, ये सारी जो क्राइसिस थी, वो काम कर गई। कैसे काम कर गई कि हिटलर पावर में आ गया, हिटलर के हाथ में पावर आ गई। क्यों आ गई, कैसे आ गई, 1932 में
1932 के इलेक्शन में उसको 37% वोट्स रैसटैग में मिल गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिटलर्स राइज टू पावर। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हिटलर का चैप्टर है तो कम से कम हिटलर के बारे में सुनने को तो मिल रहा है, पढ़ने को तो मिल रहा है। पहले तो हम बाकी की दूसरी चीजें पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हम हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड in the next video our topic will be the destruction of democracy। क्या होगा? the destruction of democracy। डेमोक्रेसी वेमार पब्लिक, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।